everyone. My name is Radhika Sharma, आप सबकी host, and I welcome you to this podcast VMC Unscripted. और आज का जो पॉडकास्ट है वो होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम की तैयारी। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट हु इज़ सीजन्ड एक्सपर्ट इन नीट, अ legendary physics teacher and chief academic officer at Vidya Mandir classes. सर ने अपने 22 इयर्स के एक्सपीरियंस में लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर को शेप किया है और उन्हें टॉप इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया है। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सौरभ कुमार। नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला एंड आई एम सो थ्रिल्ड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद। सेम हियर। सो सर, बिफोर डिगिंग स्ट्रेट इनटू द नीट डिटेल्स, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी वो चीज़ है जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप इतने बच्चों को मेंटोर करें नीट और जेईई जैसे एग्जाम्स के लिए? राधिका जी, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, काफ़ी समय से मैं इसको बिलीव करता हूँ कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है और यहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो अपना फ्यूचर चेंज कर सकती है। और फ्यूचर चेंज करने के लिए जो सबसे इजी तरीका है वो है गेटिंग एजुकेटेड। तो अगर हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए तो वो अपना और देश का दोनों का फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। तो इसी आप कह सकते हो कि मिशन को या लाइन को रख के मैंने अपना करियर को चुना और मैंने अपना भी फ्यूचर इसी के थ्रू चेंज किया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ट्रू सर, एग्जैक्टली। सो सर, रिसेंटली मेरी कुछ नीट स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुई थी, तो उनसे बात करके मुझे जो समझ आया कि इस वक्त स्टूडेंट जो है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड एक क्वेश्चन को लेके है कि एनसीईआरटी जो हमारे पास न्यू एनसीईआरटी है एंड ओल्ड एनसीईआरटी है, तो जो इस बार का पेपर है नीट 2024 वो ओल्ड एनसीईआरटी से आएगा या फिर न्यू एनसीईआरटी से आएगा? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वाजिब क्वेश्चन आपने पूछा है। इससे मुझे लगता है कि स्टूडेंट का जो पूरा कम्युनिटी है, चाहे जेईई की हो चाहे नीट की हो, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर है कि न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी रिसेंटली एनएमसी ने जो नोटिस निकाला है वो कह रहे हैं कि जो एनएमसी ने सिलेबस रिलीज़ किया है नीट का एग्ज़ाम उस पैटर्न पे होगा। एनटीए ने भी अपने नोटिफिकेशन में, अपने नोटिफिकेशन तो एनटीए ने नहीं दिया, अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में यही कहा है कि जो है एनएमसी के सिलेबस के हिसाब से चलेगा। अब इसमें देखिए क्या है कि पहले तो हमें ये समझना होगा कि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में डिफरेंस क्या है। ओल्ड एनसीईआरटी वही एनसीईआरटी है जो सालों से चलती आ रही है। नई एनसीईआरटी जो पोस्ट कोविड रिलीज की गई, जिसको कहा गया है कि कोविड में बच्चे नहीं पढ़ पाए, इस वजह से रैशनलाइजेशन हुआ है एनसीईआरटी का, उसके अंदर क्या है, कुछ तो चैप्टर रिमूव किए गए हैं और कुछ टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं या सब टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। तो जहाँ पे चैप्टर पूरा रिमूव्ड है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप भूल जाइए, उस चैप्टर को मत पढ़िए। पर जहाँ पे सब टॉपिक्स रिमूव्ड है वहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन जो बन सकता है वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के ऊपर बनता है, जैसे आप जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि सब टॉपिक से भी रिलेटेड हो सकता है, उसका प्रीवियस टॉपिक रिलेटेड हो सकता है, तो उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नई एनसीईआरटी को फॉलो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जो चैप्टर ओमिट हो गए हैं उनको नहीं ध्यान देना है, बट जहाँ पे सब टॉपिक डिलीटेड है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट को पूछा जा सकता है। आई थिंक स्टूडेंट्स को अपने डाउट की क्लैरिटी नहीं होगी कि सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो सब टॉपिक्स हैं हम उनको नहीं छोड़ सकते, बट अगर चैप्टर पूरा का पूरा डिलीटेड है देन वी कैन स्किप दैट चैप्टर। या सो सर, नाउ मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट के लिए वी हैव सो मेनी रिसोर्सेज, लाइक मार्केट में अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो स्टूडेंट्स ऐसे में अपनी जो प्रेपरेशन है वो कहाँ से करें? एक ऑथेंटिक रिसोर्स क्या है? राइट, बिल्कुल सही बात है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आज की डेट में आप तैयारी करना चाहो तो आपको हज़ारों किताबें और हज़ारों पब्लिशर्स के थ्रू जो है अवेलेबल रहती हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो 2-3 चीज़ें होंगी। सबसे पहली तो वो होगी कि वो जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, उस टीचर के क्लास नोट्स, वो फर्स्ट होगा। सेकंड होगा कि उस इंस्टीट्यूशन का, देश में 2-3 ही नेशनल ब्रांड्स हैं जो पढ़ा रही हैं, तो उनका बेसिकली स्टडी मटेरियल। और थर्ड नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा इन तीनों में
वो होगा एनसीईआरटी, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि नीट के प्रिपरेशन के अंदर एनसीईआरटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके सर। सो एनसीईआरटी, जैसे कि सर ने बताया कि इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन। तो सर मैंने देखा है कि बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं बट स्टिल उन्हें लगता है कि हमने एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ा। तो क्या आप उन्हें बता सकते हो कि व्हाट इज़ लाइक द करेक्ट वे कि वो एनसीईआरटी को पढ़ें जिससे उन्हें चीज़ें याद रहे? एंड एनसीईआरटी में भी वी हैव सो मैनी थिंग्स कि हर एक चीज़ एनसीईआरटी की पढ़ना इम्पॉर्टेंट है क्या? देखिए, बहुत ये एक ना क्या कह सकते हैं आप, एक वो है कि किसी से पूछो नीट की तैयारी कैसे करनी है तो कहेगा एनसीईआरटी पढ़ लो, है ना? एग्जैक्टली। तो एनसीईआरटी पढ़ना और एनसीईआरटी को समझना दो अलग-अलग चीज़ें हैं, है ना? पढ़ तो हम नॉवेल भी लेते हैं, स्टोरी बुक भी लेते हैं, और उसको शायद अगर हमसे 6 महीने बाद पूछा जाए तो हमें सारी बातें शायद उसकी नहीं पता होती। एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम उसको अरेंज करें तो ऑर्डर में, तो मैं कहूँगा बायोलॉजी की एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फॉलोड बाय केमिस्ट्री, फॉलोड बाय फिजिक्स, है ना? और अ, अगर आप क्वेश्चंस का परसेंटेज देखेंगी तो इसी परसेंटेज में क्वेश्चन जो होंगे नीट के अंदर आ रहे होंगे, सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से आ रहे होंगे एनसीईआरटी से डायरेक्ट, फिर केमिस्ट्री से आ रहे होंगे और फिर फिजिक्स से आ रहे होंगे। अब एनसीईआरटी में कपल ऑफ थिंग्स हैं जो ध्यान रखनी है। पहली चीज़ है, जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो एक उसका साइंटिस्ट का या उस चैप्टर का इंट्रो होता है, वो भी पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद फिर उसके अंदर जो कंसेप्ट दिए हुए हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद जो डायग्राम्स बने होते हैं उसके लेजेंड्स होते हैं, या कई बार आप देखेंगे साइंटिस्ट जो बना हुआ है उसके नीचे भी उसके बायो में कुछ लिखा हुआ होता है। तो आप देखेंगे जेईई में और नीट में कई बार उस बायो में से भी क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया है, जैसे मैनलीफ के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, है ना? तो या नील बोहर के ऊपर आ गया था, तो वो क्वेश्चंस भी हैं। उसके बाद जो उसकी समरी होती है, चैप्टर के पीछे एक समरी भी देती है एनसीईआरटी। तो कई बार आपको लगेगा कि समरी यूजलेस है, और कई बार उस समरी के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो सीधे सीधे क्वेश्चन आपको लेके नीट के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद जो उसके पीछे की एक्सरसाइजेज हैं, वो जो बच्चे 12th में हैं इस समय, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो एक एक क्वेश्चन उसका करें, और अन्यथा भी वो क्वेश्चन को जरूर गो थ्रू कर लें। एनसीईआरटी में ना एक बार और भी देखते हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है ना, कि टॉपर्स के इंटरव्यू आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने 10 बार एनसीईआरटी पढ़ी और मैंने एक एक लाइन अंडरलाइन करी। तो एक एक लाइन तो अंडरलाइन कोई नहीं करता होगा, मुझे लगता है, राइट? तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ फैक्ट दिए हुए हैं, जहाँ फिगर्स दी हुई हैं, मतलब फिगर्स इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स, राइट? कि दिस मच 2300 एंड समथिंग लाइक दिस, वो सारी लाइनें उनको अंडरलाइन करनी होंगी, फैक्ट्स को अंडरलाइन करना होगा। और मिनिमम, मैं मानता हूँ मिनिमम 3 बार तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, अदरवाइज आप उसके क्रक्स को एम्बाइब अपने अंदर नहीं कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने बना लिए हैं हर चैप्टर पे, उसकी समरी बना ली है, चाहे किताब के अंदर ही मार्क करके बनाई है या लिख के बनाई है पेंसिल से, एग्ज़ाम के टाइम पर या एग्ज़ाम से कुछ समय पहले जो होगा, उन सारे पॉइंट्स को ही आपको रिव्यू ज़रूर करना होगा। तो कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, कहने का मतलब है, जब आप कहते हैं कि मैं थॉरो एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, तो इंट्रोडक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, समरी भी इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइजेज भी इम्पॉर्टेंट हैं, डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, उसके लेजेंड्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, और जो साइंटिस्ट जहाँ जहाँ दिए हुए हैं उनका बायो में भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसकी बैक एक्सरसाइज। हाँ, जिसको बाइबल ऑफ नीट कहा जाता है एनसीईआरटी को, इसीलिए। सो सर, जैसे आपने बोला कि एनसीईआरटी जो है वो बायो के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड उसके बाद केमिस्ट्री एंड थर्ड नंबर पे आपने बोला फिजिक्स। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच अपीयर इन नीट डायरेक्टली फ्रॉम द बुक। इसमें भी ऐसा होता है कि थ्योरी से भी कुछ क्वेश्चन आता है, क्या थ्योरी वाला पार्ट पोर्शन भी इम्पोर्टेंट है या फिर बच्चे को सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, फिजिक्स जो है ना, नीट का फोबिया है। अगर किसी को नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो उसका प्राइम रीजन कहीं ना कहीं फिजिक्स माना जाता है। बायो में अगर आप बच्चों के मार्क्स देखेंगे जो गवर्नमेंट एमबीबीएस में जाते हैं, मतलब 620 या 650 एंड अब जो 720 में से लेके आते हैं, तो नॉर्मली आप देखोगे ट्रेंड में तो 360 में से 360 बायो में सभी के आ रहे होते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में आ रहे होते हैं, और सबसे कम जो है वो फिजिक्स में आ रहे होते हैं। तो उसमें ना एक तो बच्चों के, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात डाल दी जाती है, होता नहीं है ऐसा, उनके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि फिजिक्स बहुत टफ है, और क्योंकि आप मैथ्स नहीं पढ़ते हो नीट में इसलिए आपको और टफ लगती है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक मिथ है, ठीक है? क्योंकि जितनी मैथ्स की रिक्वायरमेंट फिजिक्स में होती है उतनी उन सारे बच्चों को मैथ्स आती है। वैसे या जो एनसीईआरटी में फिजिक्स में भी
जो अपेंडिक्स होती है उसके अंदर वो दी हुई होती है, जितनी मैथ्स की रिक्वायरमेंट है वो बेसिक वेक्टर या बेसिक कैलकुलस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर कोई मैथ्स ऐसी नहीं है जो उनको फिजिक्स में चाहिए। फिजिक्स में आपने पूछा थ्योरी ज़्यादा आती है या न्यूमेरिकल, तो दोनों ही आते हैं। थ्योरी भी आती है और थ्योरी एनसीईआरटी में मुझे लगता है कि अगर हम 12th की एनसीईआरटी अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो बहुत रेलेवेंट है, क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आ जाते हैं और थ्योरी भी बहुत अच्छी है ना। 11th की में भी काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसकी थ्योरी आप एनसीईआरटी से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। नीट के बच्चे परेशान होते हैं फिजिक्स की न्यूमेरिकल से, खास तौर से जो मैंने साइकोलॉजी अभी आपको बताई, जो कहीं ना कहीं हमारे आप कह सकते हो कि समाज के थ्रू, सोशल सर्कल्स के थ्रू या सो कॉल्ड आज के सोशल मीडिया के थ्रू उनके दिमाग में बिठाई जा रही है, जबकि मैं स्ट्रांगली इसको आप कह सकते हो कि इसको नकारता हूँ कि ऐसा नहीं है। फिजिक्स में बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं नीट का। तो क्वेश्चंस जो फिजिक्स के हैं वो प्रैक्टिस चाहते हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स ऑलवेज कम्स विद प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक आप पेन से लिख के नहीं देखोगे तब तक आपके आंसर नहीं पता चलेंगे, आप क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो आपको पता नहीं चलेगी। तो एक्सेल इन फिजिक्स के लिए ज़रूरी है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें और उसको पेन एंड पेपर पे सॉल्व करें और टाइम बाउंड सॉल्व करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके सर, सो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए होता क्या है ना लाइफ में कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना आप उसको और कम करना शुरू कर देते हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको आप और करते रहते हो। तो क्या है कि फिजिक्स में लगता है कि यार कठिन है, न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, तो इसको और कम करते हैं और कम, तो वो और कम होती चली जाती है, जबकि हमें उल्टा करना है कि उसको बढ़ाना है ना। क्योंकि आप बायोलॉजी या केमिस्ट्री तो पढ़ सकते हो फटाफट, थ्योरी है ना, जल्दी कम टाइम में भी पढ़ी जा सकती है। फिजिक्स को टाइम देना है और हम शायद उसका टाइम कम कर देते हैं इनएविटेबली, तो उस पर ही फोकस करना चाहिए। एक लिमिटेड टाइम तो देना ही चाहिए जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। एग्जैक्टली सर, क्योंकि जितना भी मैंने बच्चों को देखा है व्हेन इट कम्स टू बायो, उनसे उन्होंने थ्योरी पढ़ी और जब वो एमसीक्यूज करते हैं उनसे सॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज इट्स ऑल रिलेटेड टू थ्योरी। अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे, बट व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम ही सिचुएशन बनेगी। एग्जैक्टली फिजिकल केमिस्ट्री, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स ने पढ़ाया, सब कुछ समझ में आया, बाद में उनका कंप्लेंट होता है कि मैम समझ सब कुछ आ गया बट अब क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे। सो सर, ऐसी सिचुएशन में बच्चा क्या करे जब उसे लगता, मान लो उसने मॉड्यूल खोला, लेवल 1 लेवल 2 हर कोचिंग में इस तरह से होता है, तो जैसे उसने फर्स्ट क्वेश्चन किया लेते सपोज, उससे वो भी नहीं हुआ, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन किया, वो भी नहीं हो रहा है। जैसे फिजिक्स में मान लो ये स्टार्टिंग विद रोटेशन, बच्चों को मैंने सुना कि काफ़ी टफ लगता है ये चैप्टर फिजिक्स में। तो अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनसे बिल्कुल न्यूमेरिकल्स बन ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट किस तरह से डील करें इस चीज़ को? तो देखिए कहते हैं कि लाइफ में वेन एवर यू आर स्टक गो टू बेसिक्स, है ना। ये ज़िंदगी में भी काम करता है और एग्ज़ाम में भी काम करता है और मुझे लगता है हर जगह पर काम करता है। तो जब कभी भी ऐसा फील हो तो एक तो वजह ये हो सकती है कि आपका माइंड उस समय पढ़ने के लिए शायद तैयार नहीं है, आप सब्जेक्ट चेंज करके थोड़ी देर बाद उस सब्जेक्ट पर आ सकते हैं। या बिल्कुल अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको फिर से थ्योरी को रिविजिट एक बार करना पड़ेगा और उसके बाद जो है क्वेश्चंस को करना होगा। जो आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की बात करी, ये पेपर के साथ भी हो सकता है, राइट। तो वहाँ पे कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो है नहीं कि सबसे पहले सबसे सरल क्वेश्चन होगा, उसके बाद उससे कठिन होगा, सबसे लास्ट में सबसे कठिन होगा, ऐसी कोई क्रोनोलॉजी पेपर्स में नहीं देखी जाती है। और मोस्टली बुक्स भी शायद इससे डिप्राइव्ड हैं कि एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस होने चाहिए कि इजी पहले होने चाहिए और डिफिकल्ट बाद में होने चाहिए। तो हो सकता है कि वो पहला क्वेश्चन जो वो या दूसरा क्वेश्चन जो वो ट्राई कर रहा है वो टफ हो, सही में टफ हो, या मल्टी कंसेप्चुअल हो बेसिकली, जिसके किसी में किसी और चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो। तो एक तो संयम रखना चाहिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। जब कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में हो डीप ब्रीथ करिए, ठीक है। डीप ब्रीथ करने के बाद उसको फिर से अटैक करिए, ठीक है। पहला दूसरा नहीं हो रहा कोई बात नहीं, तीसरा चौथा पांचवा होगा, वो नहीं हो रहा 6th 7th 8th होगा, है ना। तो एक तो लाइफ जो है वो गिव अप करने के लिए नहीं होती है, वो फाइट करने के लिए होती है। तो बेसिक्स पे जाइए, थ्योरी पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा टीचर से पूछिए। मुझे नहीं लगता कोई भी चैप्टर, रोटेशन का आपने नाम लिया, बहुत फेमस है रोटेशन, बदनाम हो गया है बेसिकली फिजिक्स में, ठीक है। बट मुझे लगता है उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई नहीं है। तो बेसिक्स पे जाना चाहिए और पहले इजी क्वेश्चंस करने चाहिए, एनसीईआरटी पहले करने और फिर कोचिंग का मटेरियल करें। कुछ ऐसा वो नहीं है कि कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो बच्चों से नहीं होगा, यही बच्चे तो सब करते हैं, 720 में 720 यही बच्चे लेके आते हैं। आई थिंक बहुत एक इम्पॉर्टेंट टिप सर ने यहाँ पे दिया कि अगर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सो व्हाट वी कैन डू इज कि बेसिक्स पे जाएं,
अगर फिर भी सवाल नहीं बनते हैं तो जो भी आपके कंसर्न टीचर हैं, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में, यू कैन गो टू दैट टीचर, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। कि सर, सो आई थिंक अभी क्या देखा गया है कि नीट स्टूडेंट्स के साथ स्पेशली कि फिजिक्स या फिर फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिस करने के लिए दे आर गोइंग टू जेई मेंस का कंटेंट। सब लोग क्या करते हैं, टॉपर्स, जैसे कि बच्चे कहते हैं कि टॉपर्स ने हमें एडवाइस किया है कि हम लोगों ने जेई मेन से क्वेश्चंस लगाए थे फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ करेक्ट वे टू अप्रोच द सब्जेक्ट? देखिए, टॉपर्स ने लगाए थे तो ज़रूरी नहीं है कि जो फार्मूला मेरे लिए काम करे वो आपके लिए काम करे, या जो आपके लिए काम करे वो किसी और के लिए काम करे। आज से 3 साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो उस समय शायद ऐसा कुछ टॉपर्स ने किया होगा, क्योंकि तब एम्स का एग्ज़ाम अलग हुआ करता था और एम्स के पेपर का लेवल काफ़ी डिफरेंट होता था। अब तो जो लास्ट के 3 ईयर से अगर हम बात कर रहे हैं तो एम्स का एग्ज़ाम अब तो एक ही एग्ज़ाम है, मेडिकल में जो नीट का एग्ज़ाम है। नीट के एग्ज़ाम के लिए मुझे नहीं लगता कि जेईई के मटेरियल को एज़ सच करने से कोई बहुत अ, एक्स्ट्रा एज मिलेगा। कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट हो सकती है, ठीक है? तो अपना जो रेलेवेंट मटेरियल, जो हमने जिसकी 3 मटेरियल की बात करी कि टीचर के क्लास नोट्स, एक कुछ उस जिस जहाँ से पढ़ रहे हैं उसका स्टडी मटेरियल, एनसीईआरटी, इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप परेशान हो रहे हैं तो बेसिकली आप मल्टीपल रिसोर्सेज को कंसल्ट करके अपने कन्फ्यूजन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। आप जब भी 10 किताबों को पढ़ने लगेंगे तो आप कन्फ्यूजन को इंक्रीज़ करेंगे, कभी भी उससे डिक्रीज़ नहीं हो सकता। क्योंकि जो स्टूडेंट है उसको 4 चीज़ें पढ़नी है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, राइट? और उसमें अगर 10-10 किताबों को, 15-15 किताबों की रिसर्च करने लगेगा तो समय तो इतना है नहीं, समय तो 1 साल का ही है या 2 साल का है जितने में वो तैयारी कर रहा है। तो उससे बेटर है कि वो एक जो मटेरियल जिस पर भी वो फ़ोकस्ड है या जो उसको लगता है कि बेस्ट है, उसी को 3 से 4 बार करे, और जो प्रैक्टिस करने की चीज़ है उसको वो बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकती है, ठीक है? तो जो जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की बात आपने करी या फिजिक्स की बात आपने करी, या कई जगह पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जहाँ रिएक्शन की मैकेनिज्म से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो भी मेरे ख्याल से लिख के ही ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं, है ना? तो आजकल की जनरेशन जो है वो क्या चाह रही है कि वो आईपैड या बुक लेके बेड पर लेट जाए और ये कान में एयरपॉड लगा ले और उसके बाद पढ़े, तो वो कंसंट्रेशन नहीं आ सकता जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं जिसपे सॉल्व करना है, मेंटली सॉल्व करना है या पेपर पे सॉल्व करना है। तो उसके लिए मेथोडोलॉजी वही है कि यू हैव टू प्रैक्टिस एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट। या एंड स्टिकिंग टू द मटेरियल जो आप जो जो भी आपने फाइनल किया है उसको। उसको, रादर देन कि हमें हर एक चीज़ सॉल्व करने से जो हमारे पास मटेरियल है हम उसको अच्छे से सॉल्व करें। एग्जैक्टली सर। सर, तो अभी तो हम लोगों ने बात की कि किस तरह से हम लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या हमारे पास ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं। अब सर बात करते हैं कि जो लास्ट के कुछ मंथ्स होते हैं, जैसे कि पेपर को अब 2-3 मंथ्स बचते हैं, उस टाइम पे बच्चा किस तरह से अपना रिवीजन प्लान करे? देखिए, अब जो है मई तक, अभी से लेके मई तक जो टाइम है, जो बच्चे जो बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए तो बीच में एक ब्रेक भी है बोर्ड्स का। तो लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जैसे आप कोई भी अगर रेस देखते हैं, अगर 100 मीटर है या मैराथन तक है, तो जीतता वही है जो अंत तक जाता है ना? जो बीच में ही हार मान लेता है वो तो वैसे ही खत्म हो जाता है, राइट? तो पहली बात तो है कि अब कंफ्यूज होने का टाइम नहीं है, राइट? तो जैसे जो पिछला भी आपने मेरे से कहा कि मल्टीपल रिसोर्स, तो अभी रिसोर्स कोई नहीं बदलना है इस समय पर, राइट? एक तो ये है कि जो आप करते आ रहे हो उसी को करते जाना है। जो लास्ट के 3 महीने बचेंगे उसमें टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन टेस्ट की एनालिसिस। टेस्ट दे के छोड़ दिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है, राइट? टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि एक तो पहली बात है कि 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चंस करने हैं, राइट? जैसे 200 मिनट में 200 क्वेश्चन आज की डेट में आ रहे हैं। तो आप क्या 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस कर पा रहे हो? दूसरी बात, आपका अभी क्या स्कोर आ रहा है? ठीक है, अभी आपका 600 आ रहा है, 550 आ रहा है, 650 आ रहा है। बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी यूफोरिया में नहीं जाना है ना? कम स्कोर आ रहा है तो डिमोटिवेट होकर डिप्रेशन में भी नहीं जाना है, क्योंकि समय है, राइट? तो एनालिसिस से ही सॉल्यूशन निकलेगा। तो आप जब 3, 4, 5 पेपर दे लेंगे तो आपको अपनी अपनी साइकोलॉजी खुद रीड करने का चांस मिलता है कि क्वेश्चन गलत हो रहा है, बार बार किस वजह से हो रहा है। हो सकता है कोई बच्चा कंटिन्यूअसली साइंस 60 की वैल्यू 1/2 लगा रहा हो, ठीक है, और वो नहीं ध्यान दे रहा है इस बात पर और हर बार क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, राइट? कई बार क्या है कि हम
कॉन्फिडेंट हैं कि यार ये वाला चैप्टर जो था ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेरा बिल्कुल परफेक्ट था और मैंने उसको ना 6 महीने से देखा ही नहीं है, उसका क्वेश्चन अब नहीं हो रहा है क्योंकि भूल चुका हूँ मैं उसको। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा कॉन्सेप्ट या मेरे को कॉन्सेप्ट याद नहीं है। ठीक है, कई बार क्या हो रहा है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं थे जिसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो जब आप टेबल बनाएंगे हर पेपर की, 3 4 5 पेपर के टेबल बना लेंगे, तो आप अपनी साइकोलॉजी को, अपनी तैयारी को रीड कर पाएंगे कि मेरे पास क्या क्या कमी है और उस कमी को दूर करते जाइए। हर दिन हमें अपने पिछले दिन से बेटर करना है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके 720 में से 720 आ जाएंगे। डॉक्टर आप 600 पे भी बन सकते हो, 620 पे बन सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज से। तो बेसिकली हमारा जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब हम तैयारी कर रहे हैं, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारा आज का दिन हमारे पिछले दिन से डेल्टा भी बेटर हो गया है, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट। तो और ये भी हो सकता है कि आज मैंने जो मॉक किया और पिछले वाले से टफ था तो आज मेरे नंबर कम हो गए, राइट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी पे बहुत अच्छे नंबर आने में यूफोरिया में नहीं जाना है, किसी नंबर टेस्ट में खराब होने पे हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, राइट। ओके सर। सो मॉक टेस्ट आप मॉक टेस्ट एक है और एक जो हमने शुरू में बात करी कि जो हमने नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है, एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है, जो अब 8-10 किताबें जो है वो मिलके कुछ 100 पेजेस बन गई होगी। अगर खाली लाइन लाइन लिख लें उसकी, उसको रिवाइज करना ईजी है, तो उसको रिवाइज करना चाहिए। सो सर अब देखना ही गया है कि ये जो मॉक टेस्ट बच्चे लगाएंगे लास्ट के रिवीजन के टाइम पे, तो आपको क्या लगता है कि हमें एक दिन में कितने मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए? नहीं, अभी तो मेरे को लगता है कि एक ही मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए अब। और अगर बहुत रिग्रेस करना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में 2 देने, अगर उतनी तैयारी है तो, है ना। और फिर अप्रैल एंड के बाद एक ही देना शुरू करें। और ख़ास एडवाइस इसमें ये होगी कि जिस टाइम जो नीट के पेपर का टाइम है, जैसे 2 बजे से 5 बजे तक है, उसी टाइम पर बैठ के एग्ज़ाम ज़रूर दें, जिससे कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सेटल हो। क्योंकि नॉर्मली क्या है ना, 2 बजे सोने का टाइम सा हो जाता है ना। तो बच्चे दिन में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर जब एक्चुअल नीट के पेपर में जाएंगे, एक और समझिए कि 6 मई की बात, अगर हम 5-6 मई की बात करें, जब नीट का पेपर है, गर्मी भी होगी और नीट के सेंटर्स जो पड़ेंगे वो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं, जहाँ पे एसी तो दूर की बात है, पंखा चले तो भगवान के हाथ जोड़ लेने चाहिए कि बहुत अच्छा दिन है आपका। तो एडवर्स कंडीशन में उस टाइम पे प्रैक्टिस करना भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि उस दिन आपके लिए सरप्राइज हो जाए कि आप तो ऐशो आराम से पढ़ के और टेस्ट दे रहे हो अपने कोचिंग में या घर पे बैठ के, और उस दिन आपके लिए कहीं आपके माइंड को डाइवर्ट करने का कारण ना बन जाए। तो उस टाइम पर बॉडी क्लॉक को सेट करने के लिए और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पेपर को देख के देखा है। डेफिनेटली सर, आई थिंक कि उस टाइम पे क्या हम लोगों को एटमॉस्फेयर मिलेगा उसको ध्यान में रख के भी एक बार प्रैक्टिस करना इज वेरी बहुत बहुत ज़रूरी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सर ने एड्रेस किया है अभी। तो सर अभी एक चीज़ देखी गई है कि बच्चे मॉक टेस्ट भी देते हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, प्रॉपर टीचर्स जैसे बताता है वैसे पढ़ रहे हैं, बट समटाइम्स ऐसे होता है ना कि हमारे एक पेपर में मार्क्स कम आ रहे हैं या 2 पेपर में कॉन्टिन्यूसली मार्क्स कम आ रहे हैं, तो बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है एंड प्रेशर भी काफ़ी होता है। कुछ बच्चों की फैमिली से भी काफ़ी प्रेशर होता है कि कोचिंग करवा रहे हैं, सो यू हैव टू डू इट एंड ऑल दैट। तो बच्चा ऐसी कंडीशन में सारी चीज़ें, मार्क्स भी कम आ रहे हैं, पेरेंट्स का भी प्रेशर है, तो इतनी सारी चीज़ों के साथ एक स्टूडेंट कैसे डील कर सकता देखिए, मैं बहुत अच्छी बात आपने करी और आज के डेट में स्ट्रेस की बातें भी बहुत हो रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पर इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि प्लीज़, अगर आपका बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है तो उसको प्रेशराइज मत करिए। अगर वो अपना बेस्ट दे रहा है तो इट इज़ परफेक्ट। अगर वो 6-7 घंटे दिन में पढ़ता है, कोचिंग जा रहा है, टेस्ट दे रहा है, तो ठीक है, मतलब आउटपुट अच्छा ही होगा, है ना। नेगेटिविटी मुझे नहीं लगता कि उसको लेके आनी चाहिए। और कोई भी करियर एंड ऑफ लाइफ नहीं है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम एंड ऑफ लाइफ नहीं है ना। तो कुछ अच्छा ही होगा। दूसरी बात कि देखिए, जैसे मैंने पहले भी अभी कहा कि 1 या 2 टेस्ट में नंबर ज़्यादा आने से भी नहीं खुश होना है और कम आने से परेशान भी नहीं होना है। 1-2 टेस्ट किसी के भी अच्छे हो सकते हैं और किसी के भी खराब हो सकते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं कि अपने टीचिंग के थ्रू कि बहुत सारे टॉपर्स जिनको हमने प्रोड्यूस किया, तो ऐसा नहीं था कि वो उनके सारे टेस्ट में नंबर अच्छे ही आए थे, है ना। उनके बहुत बहुत ख़राब नंबर भी आए। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके इंटरनल टेस्ट में कई बार बहुत अच्छे नंबर आए, एक्चुअल टेस्ट में उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना अच्छा उन्हें करना चाहिए था, तो अंडर 100 नहीं आ पाए या अंडर 50 नहीं आ पाए।
तो ये जो है वो एक दिन का गेम है, बिल्कुल है, बट इस सबको इतना ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोच के तैयारी करना जो है रिजल्ट को ख़राब कर सकता है। तो आप अपना 100% दीजिए। जो एक मेथोडोलॉजी, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी जो है, जिसकी हम लोग कंटिन्यूअसली भी बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, या अपने जो उनके कोचेस होंगे उनको भी वो भी यही गाइड कर रहे होंगे। एक जो साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन है उसको फॉलो करते हैं। अपना अगर एग्ज़ाम नहीं है बोर्ड के और नॉर्मल डे है तो 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसको एनालाइज़ कर रहे हैं, एनसीईआरटी को रिवाइज़ कर रहे हैं, नोट्स को रिवाइज़ कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं, और पेपर को एनालाइज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ मोर देन एनफ। हमें इतनी रिजल्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल नीट का पेपर जो होगा और जो मॉक दे रहे हो उसमें डिफरेंस हो सकता है। एग्जैक्टली, सो आई थिंक एक दो पेपर्स से हम लोगों को अपने आप को जज नहीं करना चाहिए। इंडिया ने सारे मैच जीते ना, हैं? और वर्ल्ड कप हार गई। तो अ, इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना कि आप कब अच्छा करोगे और कब खराब करोगे, नोबडी नोज़ दैट। एग्जैक्टली सर। तो आई थिंक सर ने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर बच्चों को बताए हैं, बहुत सारी टिप्स दी हैं किस तरह से हम लोग नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। व्हाट आर दी ऑथेंटिक रिसोर्सेज। आई थिंक सर हैज़ कवर्ड एवरीथिंग। सर, तो लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि नीट 2024 स्टूडेंट्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हो? अपने आप पे विश्वास रखिए। सबसे पहली चीज़, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, उस तैयारी पे विश्वास रखिए। आपने जो समय दिया है अपना, वो आपको लाइफ में रिजल्ट देगा, 100% रिजल्ट देगा, ठीक है? घबराना नहीं है और इधर-उधर की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है, ठीक है? टू मच ऑफ सोशल मीडिया, टू मच ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, टू मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन आपकी तैयारी को ख़राब कर सकता है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा लोगों की एडवाइस लेना कि उस टॉपर ने क्या किया था, इसने क्या किया था, उसने क्या किया था, उसने हर इंडिविजुअल लाइफ में डिफरेंट है। मेरी सक्सेस का फ़ॉर्मूला राधिका की सक्सेस का फ़ॉर्मूला नहीं बन सकता, राधिका की सक्सेस का फ़ॉर्मूला किसी और की सक्सेस का फ़ॉर्मूला नहीं बन सकता। हर किसी के लाइफ का क्वेश्चन पेपर भी डिफरेंट होता है, तो हर किसी के लाइफ का जो आंसर है ना, वो भी डिफरेंट होता है। तो अपनी स्ट्रेटजी पे बने रहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, कि पेपर के अंदर जब आप मॉक दे रहे हैं, उसके अंदर टाइम को कैसे मैनेज करें, राइट? तो देखिए, सबसे ईज़ी अगर मैं कहूँ तो बायो है, फिर केमिस्ट्री है, फिर फिज़िक्स है। तो केमिस्ट्री को आप 1 घंटा दीजिए, बायो को आप 40 मिनट्स दीजिए और फिज़िक्स को आप 1 आवर 20 मिनट्स दीजिए। इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करिए, तो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, और इसको प्रैक्टिस करिए एटलीस्ट 20 मॉक में, 25 मॉक में, तब कहीं जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये फार्मूला जो है वो नीट के लिए काम करता है। तो मेरी तरफ से और पूरी विद्या मंदिर क्लासेस फैमिली की तरफ से आपको नीट 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से गाइड किया, सारी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स उनके साथ शेयर की, और अपना वैल्यूएबल टाइम आपने हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। और अभी आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस पॉडकास्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नीट एग्जाम, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सच अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।